नमस्कार, नई परख के राष्ट्रीय मुद्दा कार्यक्रम में आपका स्वागत है और हमारे साथ रोज की तरह ही प्रोफेसर अभय कुमार दुबे हैं, जिनसे हम देश की राजनीति के बारे में बातचीत करेंगे। अभय सर नमस्कार। हम्म। सी वोटर का सर्वे आया है एबीपी न्यूज़ पे और उसमें यह दिखाया गया जैसे कि उम्मीद थी कि एनडीए को फिर से पूर्ण बहुमत मिलने वाला है। लेकिन क्या उसमें कुछ ऐसे संकेत हैं जिसमें आने वाले महीनों की राजनीति में कुछ बदलाव की उम्मीद कर सकें? यानी कि इंडिया गठबंधन के लिए कोई उम्मीद की किरण दिखती है क्या उस पूरे सर्वेक्षण से? देखिए, उसमें ऐसे बहुत से संकेत हैं जो जिन्हें आसानी से पढ़ा जा सकता है। मुझे नहीं लगता कि उनको पढ़ने के लिए हमें किसी खुर्दबीन की भी आवश्यकता है। बहुत आसानी से पढ़ा सकता है। पहली बात तो ये है कि 2019 के बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रभाव क्षेत्र में कोई विस्तार नहीं हुआ है। यहां तक कि 2019 के बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रभाव क्षेत्र में कुछ समस्या आई है। 2019 के चुनाव में बिहार में उन्होंने जबरदस्त प्रदर्शन किया था, उन्होंने महाराष्ट्र में जबरदस्त प्रदर्शन किया था। अ, दोनों जगहों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव में बुरी तरीके से फंसी हुई है। उन्होंने बंगाल में उल्लेखनीय प्रदर्शन किया था, वहां भी भारतीय जनता पार्टी फंसी हुई है। उन्होंने कर्नाटक में जबरदस्त प्रदर्शन किया था, वहां भी भारतीय जनता पार्टी पहले इतना प्रदर्शन नहीं दोहरा पाएगी। उन्होंने तेलंगाना में 4 सीटें जीती थी, इस बार उन्हें 4 सीटें मिलने की उम्मीद नहीं है अगर इसी सर्वेक्षण पे जाया जाए। तो इन तमाम जगहों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव में फंसी हुई है और कोई गारंटी नहीं है कि वो 2019 का प्रदर्शन वहां पर दोहरा पाए। पहली बात तो ये बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से उसमें दिखती है। दूसरी बात जो स्पष्ट रूप से दिखती है वो ये है कि जहां पर इंडिया गठबंधन औपचारिक रूप से बना हुआ है, विपक्ष गठबंधन जैसे महाराष्ट्र में बना हुआ है, उसमें सीटों का तालमेल होना अभी बाकी है, लेकिन गठबंधन है बना हुआ। बिहार में बना हुआ है, सीटों का तालमेल होना बाकी है, वहां पर इंडिया गठबंधन आगे है। जहां पर गठबंधन है ही नहीं, वहां पर कोई भी सर्वेक्षक उसको गठबंधन के तौर पर कैसे दिखा सकता है? वहां संभावना है कि आगे बनेगा। इसका सीधा मतलब यह है कि दरअसल भाजपा गैर भाजपा विपक्ष की परीक्षा, गैर भाजपा विपक्ष ने एकता करके अभी तक नरेंद्र मोदी और भाजपा की परीक्षा ली ही नहीं है। खुद को भी नहीं उसने कसौटी भी कसा है कि अगर वो एकता कर लेगा तो उसको कितना फायदा होगा। तो उस एकता की अभी सब लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं, वो एकता पता नहीं कब होगी। लेकिन ये सर्वेक्षण बताता है कि पूर्वी भारत, पश्चिमी भारत और दक्षिण भारत, इन तीनों क्षेत्रों में, तीनों हिस्सों में भारत के इंडिया गठबंधन और एनडीए ये दोनों बराबर बराबर खड़े हुए हैं, ऐसा सर्वेक्षण कहता है। बिल्कुल एक एक सीट, एक भी सीट का फर्क नहीं है, दोनों तीनों बराबर है। केवल उत्तर भारत में भाजपा बहुत तेजी के साथ आगे निकल जाती है। उत्तर भारत में विपक्ष को कुछ भी नहीं मिल रहा है। इसलिए नहीं मिल रहा है, उसका कहीं कोई गठबंधन नहीं है। तो उत्तर प्रदेश में कोई गठबंधन नहीं है, कुछ पता वो सारी चीज भाजपा के पक्ष में झुकी हुई है। हरियाणा में कोई गठबंधन नहीं है, सारी चीज भाजपा के पक्ष में झुकी हुई है। तो इस तरीके से पूरी स्थिति है। मतलब कहीं मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, कहीं भी सब जगह भाजपा 99% या 100% चुनाव जीत रही है। तो जब कोई भाजपा का मुकाबला ही नहीं होगा वहां पर, तो भाजपा चुनाव जीत ही जाएगी। और भाजपा का मुकाबला तभी हो सकता है जबकि विपक्ष जो है वो एकजुट हो। और ये वही इलाके हैं जिन इलाकों में पिछली बार भी भाजपा ने 91% का स्ट्राइक रेट निकाला था। अगर इन इलाकों में नहीं कुछ कर पाया गया तो अगली बार फिर भाजपा इन इलाकों में बहुत बेहतरीन प्रदर्शन करेगी और उससे बहुमत प्राप्त हो जाएगा। लेकिन ये भी सही बात है कि भाजपा को जो 400 सीटों की बात कर रहे हैं वैसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। उससे बहुत दूर दूर तक 400 सीटों का आता पता नहीं है भाजपा को। ये सब बिल्कुल हवाई बातें हैं जो की जा रही हैं। तो ये बिल्कुल बिल्कुल स्पष्ट है, बिल्कुल ये सारी चीजें इसमें। मैं तो कहता हूं कि एक बार विपक्ष अपनी एकता कर ले, एक अपना नैरेटिव जनता के सामने पेश कर दे, उसके बाद में ये सी वोटर का सर्वेक्षण साफ कहता है कि उससे संकेत निकलता है कि जैसे ही ये गठबंधन बनेगा वैसे ही भाजपा को हर जगह टक्कर मिलेगी और उसमें कुछ भी हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भाजपा को परास्त कर दिया जाएगा, लेकिन भाजपा की सीटें तो काफी कम की जा सकती हैं। मसलन
अभी मैं बहस करके आ रहा हूँ टीवी पर, जो भाजपा समर्थक पत्रकार थे वो भी मान रहे थे कि अगर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल जयंत चौधरी का, इन चारों में एकता हो जाती है तो वो भाजपा को बहुत जबरदस्त टक्कर दे सकता है उत्तर प्रदेश में, और भाजपा से कम 25-30 सीटें छीन ही सकता है। और भाजपा को बहुमत से 30 सीटें ही तो ज्यादा प्राप्त हुई हैं, 31 सीटें ही ज्यादा प्राप्त हैं। और ये भी है कि क्या इन सर्वेक्षणों से बहुजन समाज पार्टी की प्रासंगिकता और ज़्यादा उजागर होती है? सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं, मध्य प्रदेश में, राजस्थान जैसे जगहों पर भी अगर कांग्रेस उसे जगह देती है, तो शायद उसे कुछ फ़ायदा हो सके। देखिए, और बाकी जगहों पे तो छोड़ दीजिए, वहां बहुजन समाज पार्टी फ्रिंज प्लेयर है। उत्तर प्रदेश की बात कीजिए, उत्तर प्रदेश में सी वोटर का सर्वेक्षण बताता है कि उसको कुल मिला के 5% वोट प्राप्त हो गए उस सूरत में जबकि वो अलग चुनाव लड़ती है, यानी कुछ भी नहीं मिलेगा उसे। यही तो हुआ ना, 5% वोट का मतलब है उसको कुछ भी नहीं मिलेगा, यानी उसे उतने वोट भी नहीं मिलेंगे जितना उसका जाटव जनाधार है। इसका मतलब सर्वेक्षण मान के चलता है अगर वो अलग चुनाव लड़ेगी तो जाटव जनाधार का भी बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो चला जाएगा भारतीय जनता पार्टी में। इससे तो मायावती की आंखें खुल जानी चाहिए। अगर वो अलग से चुनाव लड़ती हैं तो कुछ भी नहीं प्राप्त होगा उनको किसी के साथ जुड़ के। देखिए, मायावती ने लोकसभा चुनावों में सबसे बेहतर प्रदर्शन पिछले दिनों 2019 में किया था, जबकि उन्होंने करीबन कितनी 9 या 10 सीटें जीत ली थी उन्होंने। इसलिए जीत पाई थी क्योंकि समाजवादी पार्टी के साथ गठजोड़ में थी। सबसे ज्यादा फायदा उस गठजोड़ का उन्हें हुआ। अगर अभी भी वो एक बड़ा गठजोड़ बड़े गठजोड़ में जाती हैं तो निश्चित रूप से सीटों का जो बंटवारा होगा उसमें मायावती को बहुत लाभ होगा, और उनका जनाधार भी उनके साथ रहेगा, नए वोट भी उन्हें मिलेंगे, उनके पास सांसद भी होंगे, वो लोकसभा चुनाव, वो आगे लोकसभा की केंद्र की राजनीति में हस्तक्षेप भी कर पाएंगी। प्रदेश की राजनीति, जो विधानसभा चुनाव की राजनीति है, उसमें भी उनकी प्रासंगिकता बनी रहेगी। तो वो तो बिल्कुल साफ तौर पर कहता है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति एक बड़े गैर भाजपा गठजोड़ की संभावनाओं को पुकार रही है। सवाल ये है कि राजनीतिक दल उन संभावनाओं को साकार करते हैं या नहीं करते हैं। इससे यह भी संदेश निकलता है कि कांग्रेस को अन्य राज्यों में, मिसाल के तौर पर हरियाणा में भी जो ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी है उससे गठबंधन करना चाहिए, या आम आदमी पार्टी को जगह देनी चाहिए, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा उसको एकोमोडेट करने के लिए तैयार होना देखिए, चाहिए। कांग्रेस को सारे काम ये करने पड़ेंगे। आम आदमी पार्टी के लिए तो कांग्रेस पंजाब में और दिल्ली में, अगर दोनों मिला के, मैं बार बार इस बात को कहता हूं, अगर दोनों जगह पैकेज डील कर ली जाए तो इन दोनों जगह, पंजाब में तो भाजपा कुछ है नहीं, उसको कुछ वोट वोट भी नहीं मिल रहा है, उसके साथ कोई गठजोड़ में भी नहीं है, वहां तो छोड़ ही दीजिए पंजाब में बात। लेकिन नई, अगर दिल्ली के अंदर दोनों के बीच में एक गठजोड़ हो जाता है तो वो दिल्ली की 7 सीटों में से भी भाजपा से कुछ सीटें छीन सकती है, 2 सीटें छीन सकती है, 3 सीटें छीन सकती है। भाई, इसी तरह तो आपको भाजपा का जो प्रभुत्व है उसी को तोड़ना पड़ेगा, वरना भाजपा केवल उत्तर भारत में बहुत ज्यादा समर्थन प्राप्त करके आगे निकल जाती है। बाकी जगहों पे तो मेरा मानना यह है कि जो उन्होंने बराबर दिखाया है, हो सकता है भाजपा पीछे चली जाए बाकी जगहों पर। ये कर्नाटक का मुझे थोड़ा रोचक लगा इस सर्वेक्षण में, और पीछे के नतीजों से बात की जाती है कि 20 से 24 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है। लेकिन क्या ये एक खबर की तरह आना या घोषित रूप में आना कि खड़गे प्रधानमंत्री हो सकते हैं, ये सीटें वहां कम की जा सकती हैं, ऐसी संभावना बन सकती है? देखिए, खड़गे को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाया जाए न बनाया जाए, मेरा मानना है कि कर्नाटक में इस बार भाजपा की सीटें उतनी नहीं होंगी जितना ये सर्वेक्षण दिखा रहा है। उन्होंने, भाजपा ने, इस डर से कि कहीं उसका बुरा प्रदर्शन ना हो जाए, उसने देवगौड़ा की पार्टी के साथ में समझौता कर लिया है। और देवगौड़ा की पार्टी का ग्राफ दरअसल कर्नाटक की राजनीति में लगातार नीचे जा रहा है। देवगौड़ा की पार्टी को लग रहा था कि अगर उसने अपने आप इस ग्राफ को न रोका तो उसकी प्रासंगिकता ही समाप्त हो जाएगी। तो वो तो बिल्कुल अपनी प्रासंगिकता के लिए संघर्ष कर रहे हैं, और भाजपा ने एक तरह से डूबते को तिनके का सहारा दिया है, और उसके जरिए खुद भी वो कर्नाटक में अपने प्रदर्शन को दोहराना चाहती है। तो अगर कांग्रेस वहां ठीक से चुनाव लड़े और बढ़िया प्रबंधन हो तो वहां पर वो भाजपा का जो पिछला प्रदर्शन था उसको आधा कर सकती है। एक सवाल यह भी आता है कि जो राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है, जिसके बारे में बहुत जोर-शोर से प्रचार-प्रसार का काम चल रहा है। क्या वह एक इतने बड़े मुद्दे का काम कर सकता है जैसा कि पिछली दफ़ा पुलवामा और उसके बाद हुए एयर स्ट्राइक ने किया? नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकता। देखिए, राम मंदिर एक ऐसा मुद्दा है जो कि पृष्ठभूमि में जो विमर्श चलता रहता है उसको तीखापन देता है।
उसको जीवित रखता है। वो अग्रभूमि की चीज नहीं है। फिल्में होती है ना, अग्रभूमि में मान लीजिए एक्शन चल रहा है, पृष्ठभूमि में एक बैकग्राउंड म्यूजिक चलता है, इससे अग्रभूमि का एक्शन जो है प्रभावी हो जाता है। तो राम मंदिर का मसला जो है वहां उस जगह पे वो भूमिका निभाता है। उससे कोई भाजपा के बहुत ज्यादा वोट बढ़ जाएंगे और एकदम सारे वोट भाजपा की तरफ उमड़ते चले जाएंगे, इसकी कोई संभावना नहीं है। और अगर संभावना होती तो इस सर्वे में भी दिखाई पड़ता। और अभी वरना दूसरे और भी जो सर्वे होंगे उसमें, अभी तो और कई सर्वे होंगे, उसमें स्पष्ट होकर सामने आ जाएगा। और जनवरी में प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी तो जो कुछ प्रभाव पड़ना होगा जनवरी में पड़ जाएगा। जनवरी के अंत तक फिर सर्वेक्षण सामने आएंगे, तब उससे पता लग जाएगा कि इसका प्रभाव क्या है। जैसे आपने कहा और ये सर्वेक्षण में भी आया है कि उत्तर भारत को छोड़कर बाकी अन्य भागों में इंडिया गठबंधन और एनडीए तकरीबन बराबर हैं। तो क्या ये स्थिति भी, अगर इंडिया गठबंधन मजबूती से लड़े तो बाकी तीनों क्षेत्रों में भी अगर वो एनडीए को पीछे छोड़ देता है तो एनडीए के लिए मुसीबत खड़ी नहीं, हो सकती बिल्कुल, है? मैं तो ये मानता हूं, लेकिन वो तभी तो होगा ना जबकि इंडिया गठबंधन बाकायदा गठबंधन करेगा। अभी तो इंडिया गठबंधन केवल कागज पे है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जिन प्रदेशों में इंडिया गठबंधन वास्तव में बन गया है, यानी महाराष्ट्र में तो इंडिया घोषित होने से पहले ही गठबंधन बना हुआ है, बिहार में पहले ही से गठबंधन बना हुआ है। आप देखिए वहां पे वो लोग फायदे में है, वो भाजपा को पीछे धकेले दे रहे हैं। तो ये इस बात का सबूत है कि इनको सबसे सारे काम छोड़ के पहले अपने गठबंधन को मजबूत करना चाहिए। हर जगह गठबंधन की शक्ल स्पष्ट दिखनी चाहिए। कहीं बड़ी पार्टियों के साथ गठबंधन होगा, कहीं छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन होगा, कहीं कांग्रेस कमजोर है, कहीं कांग्रेस मजबूत है। उस तरह से गठबंधन इन्हें करना चाहिए। अगर नहीं कर पाएंगे, इधर उधर की बातें करते रहेंगे, हिला हवाला करते रहेंगे, उस काम में देरी करेंगे आखिर तक, तो जो फायदा होने की संभावना है वो नहीं होगा। और नए छोटे दलों को भी जोड़ने की और कोशिश होनी चाहिए। बिल्कुल, जैसे अब बहुजन समाज पार्टी है, उत्तर प्रदेश में तो जोड़ना चाहिए, लेकिन उसे राजस्थान में भी जोड़ना चाहिए, उसको मध्य प्रदेश में भी जोड़ना चाहिए। जहां जहां वो प्रभावी है वहां वहां उसको सीट देना चाहिए और करना चाहिए कि भाई आप सब लोग मिलकर लड़िए। जब मायावती उत्तर प्रदेश में जुड़ जाएंगी तो बाकी जगहों पे भी उनको गठबंधन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो केंद्रीय बात तो ये है कि उत्तर प्रदेश में जुड़ना चाहिए उनको। उत्तर प्रदेश में जुड़ने के बाद में बाकी जगह भी अगर उनको सीटें कहा जाए कि भाई आप अपनी सीट ऑफर कीजिए, सीट लीजिए, तो वो सीट भी लेंगी और उनका समर्थन आधार जो है वो कांग्रेस के साथ व्यापक तौर पर जुड़ेगा। जी। 2 छोटे-छोटे सवाल जो आज के दिन घटित हुए। एक तो नीतीश कुमार ने आज मीडिया के सामने कहा, उनके पीछे तेजस्वी यादव भी थे, कि मैं कोई पद नहीं चाहता हूँ और मैंने तो मना किया था और सब जल्दी-जल्दी हम लोग अपना सीटों का करके आगे बढ़ेंगे। तो ये जो पिछले 6, 7, 8, 10 दिनों से एक पूरा माहौल बना हुआ था कि नीतीश कुमार नाराज़ है, नाराज़ हैं। तो क्या आपको लगता है कि मीडिया हमेशा ही इंडिया गठबंधन की नकारात्मक चीज़ों को दिखाना चाहता है और मोदी जी का कोई देखिए, नकारात्मक ना ऐसा? मीडिया तो पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। उसका मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ। एक टीवी चैनल का पत्रकार कलकत्ता में लोगों से पूछ रहा था कि अगला चुनाव कौन जीतेगा, है? जितने लोग खड़े थे, लड़कियां खड़ी थी, पुरुष खड़े थे, स्त्रियां खड़ी थी, सब लोगों ने कहा कि ममता दीदी जीतेगी। फिर एक ने कहा कि खरगे साहब को प्रधानमंत्री बनना चाहिए, उनका नाम चलना चाहिए। अच्छा, तो जो एंकर थे वहां पे, एंकर ने कहा कि लगता है कलकत्ता के वोटर कंफ्यूज हैं। अब वहां कोई कंफ्यूजन नहीं है। खरगे जो है ममता बनर्जी के उम्मीदवार हैं, कांग्रेस के नेता जरूर हैं, लेकिन उम्मीदवार वो ममता बनर्जी के हैं। ममता बनर्जी ने इंडिया गठबंधन में उनका नाम प्रोजेक्ट किया, कलकत्ता में उनका नाम चल रहा है। अब वहां कोई कंफ्यूजन नहीं है, वहां साफ लग रहा है कि सारा माहौल जो है वो टीएमसी और ममता बनर्जी के पक्ष में है। फिर भी जो एंकर है वो नहीं कह पा रहा है कि यहाँ पे कम से कम कलकत्ता में पूरी तरीके से माहौल जो है वो एक क्षेत्रीय पार्टी के पक्ष में, और क्षेत्रीय पार्टी जिसको प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाना चाहती है उसका नाम लिया जा रहा है। ये तक नहीं वो कह पा रहे। तो असल में है क्या कि पूरा का पूरा मीडिया जो है वो झुका हुआ है भारतीय जनता पार्टी की तरफ। आज समाजवादी पार्टी के एक प्रवक्ता ने बड़ा दिलचस्प सवाल उठाया। उसने कहा ऐसा क्यों होता है कि अगर आधे वोट, अगर 38% वोट भाजपा को मिल रहे हैं और 62% वोट जो है वो भाजपा के खिलाफ जा रहे हैं, लेकिन टीवी के पत्रकार जहां जाते हैं तो उनका कैमरा कभी ऐसे लोगों पर निगाह डालते ही नहीं है जो 68-62% में आते हैं।
वो भाजपा के लोग ही उसमें क्यों बार-बार दिखते हैं, ये बताइए? इसका कोई जवाब नहीं दिया गया। तो मैंने बाद में उनसे मजाक में कहा कि भाई दोनों के बीच में एक बड़ा चुंबकीय किस्म का संबंध है। ये टीवी कैमरे और भाजपा के बीच में एक चुंबकीय किस्म का संबंध है। तो पूरा का पूरा मीडिया तो उधर झुका ही हुआ है। इस परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए इंडिया गठबंधन को ये चाहिए कि वो ऐसा मौका ही ना आने दे ताकि उसकी कमजोरियों को बार-बार सामने लाया जाए। इंडिया गठबंधन भी कोई अपना बहुत हित नहीं कर रहा है। एक और चीज़ हुई दयानिधि मारन का 2019 का बयान मीडिया में चलना शुरू हुआ, जिसमें उन्होंने बिहार के लोगों के बारे में कुछ गलत बातें कही और ये कहा कि वो यहाँ आकर शौचालय साफ करते हैं। तो पुराना बयान था, लेकिन उसपे काफ़ी ज़्यादा हड़कंप मचा और बिहार के नेताओं से कहा गया कि वो बोले, तेजस्वी यादव ने इसकी निंदा की। तो क्या आप ये मानते हैं, एक तो दयानिधि मारन का बयान सच में निंदनीय है, लेकिन क्या ये ढूँढ-ढूँढ कर निकालने की प्रवृत्ति भी एक तरीके से राजनीतिक नैरेटिव नहीं, सेट करने नहीं, की वो तो देखिए अभी पवन खेड़ा ने एक कार्यक्रम में ये कहा है कि सुबह के वक्त एक सज्जन का फोन आता है टीवी चैनलों को कि उस दिन का एजेंडा क्या होगा। बस वो फोन जो है सब टीवी चैनलों का एजेंडा सेट कर देता है। उन्होंने सब, मैं नाम भूल गया, उन्होंने नाम भी बताया था उनका कि वो सज्जन है, वो सब उनका काम है टीवी चैनलों को फोन करके बताने का कि आज का एजेंडा क्या होगा। गुजरात के कोई सज्जन है। हैं? गुजरात के कोई सज्जन है, मैं भी उनका हाँ, नाम हाँ, वो टीवी एजेंडा सेट। अब बात कितनी सही है कितनी गलत है मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन इससे एक पता लगता है कि वो मैकेनिज्म क्या है। इस मैकेनिज्म के तहत ये खबरें उखाड़ी जाती हैं, पुरानी खबरें ढूंढ के लाई जाती हैं, ऐसे वीडियो जो कि लोग भूल गए हैं उनको अचानक फिर चला दिया जाता है ऐसे, ताकि एक पूरा नैरेटिव बनाया जा सके। लेकिन अब राम मंदिर बहुत बड़ा मुद्दा है, उससे एकदम वोटों की प्रलय आ जाएगी, ऐसे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। हाँ, तो ये सब चल रहा है। अगर आप उनको कोई बारीक समीक्षा करना चाहें तो उनकी कहेंगे नहीं नहीं वो तो आप सही सही बताइए मुद्दा है कि नहीं। वो आपसे काले सब ब्लैक एंड व्हाइट में सारे सवाल पूछते हैं। इस प्रकार से काम, और दूसरे पत्रकार लोग भी उनके उसी तरह उन्हीं की बात को, जिसे कहते हैं ना कि वो एक लोडेड क्वेश्चन होता है, उन्हीं की बात का आ, आ, पकड़ के उसी उसी लहजे में बोलते हैं। इससे पूरा खेल बनता चला जाता है नैरेटिव का। आज की बातचीत को हम यहीं विराम, और हम कल फिर मिलेंगे और देश की राजनीति से जुड़े प्रमुख मुद्दों पर प्रोफेसर अभय कुमार दुबे से बातचीत करेंगे। आज की बातचीत के लिए अभय सर आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम को खत्म करने से पहले मैं सभी दर्शकों से अनुरोध करूंगा कि वो नई परख चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हमारे साथ नियमित रूप से जुड़ें। आज की बातचीत के लिए अभय सर धन्यवाद। नमस्कार।